हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर अमन। आ गए हैं हम एक ब्रांड न्यू व्लॉग के संग। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे व्लॉग के अंदर और स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ ग्रेट इंडिया। सो दिस इज़ आवर ट्रेन जो कि है नौचंदी एक्सप्रेस। ये मेरठ से होते हुए लखनऊ जाती है। ऑलराइट गाइज, 10 hours later. So this is our Lucknow Charbagh railway station. It was designed by architect J.H. Horniman. जब के टाइम में इसे 70 लाख रुपए की लागत में लगाकर बनाया गया था, जिसकी आज करंट वैल्यू है 14 करोड़ INR, जहां पर आपको कुछ राजस्थानी लुक भी मिलेगा। In fact, in 1916, this was also the first meeting place of गांधी जी एंड नेहरू। तो अब हम आ गए हैं अपने होटल में। इसका नाम है होटल विनायक लाइफस्टाइल होटल। ये होटल रेलवे स्टेशन के काफ़ी नज़दीक है और सच अ वैल्यू ऑफ मनी। बाय द वे गाइस, होटल बहुत अच्छा है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। होटल में आने के बाद सबसे अच्छा जो यहाँ का लगता है वो मुझे लगता है यहाँ का बालकनी व्यू, जहाँ पे हम सनराइज़ होते देख सकते हैं। और गाइस, हम जाते हैं अपने रूम के अंदर। रूम काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और हमें एक लग्जूरियस फील कराता है। हमारे रूम के अंदर होटल विनायक की कुछ एसेसरीज़ भी हैं जो काफ़ी हमें अच्छा और प्रीमियमनेस शो करती है। उसके बाद हम फ्रेश होते हैं और रेडी हो जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में हम यहाँ की काफ़ी अच्छी पूरियाँ और चाय कॉफ़ी पी के चल देते हैं लखनऊ को एक्सप्लोर करने। लखनऊ को एक्सप्लोर करने से पहले यहाँ की हिस्ट्री जान लेते हैं, जिससे हमें लखनऊ को समझने में काफ़ी मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1707 3 मार्च की, जब मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर की डेथ हुई। इसके बाद सेंटर कमज़ोर पड़ने लगा, जिसका फ़ायदा नवाबों ने उठाया। उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद लखनऊ के पहले नवाब बने रसादत खान 1707, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। ये ईरान से ताल्लुकात रखते थे। फिर इनके बाद आए लखनऊ के दूसरे नवाब सफदर जंग, जिनकी कब्र सफदरजंग टॉम इन दिल्ली में है। फिर इनके बाद आए लखनऊ के तीसरे नवाब सजाउद्दौला, द नवाब ऑफ अवध, द वजीर ऑफ दिल्ली 1754 to 1775, द सन ऑफ सफदरजंग। सजाउद्दौला काफ़ी फेमस थे। फिर इनके बाद आए लखनऊ के चौथे नवाब असफुद्दौला, जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था लखनऊ को डेवलप करने में। 1775 to 1779 असफुद्दौला, इन्होंने अपनी कैपिटल फैज़ाबाद से लखनऊ ट्रांसफ़र की और इन्होंने लखनऊ को एक इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सेंटर बनाया, जिसके कारण जुडिशियल कोर्ट, ट्रेजरर, डिप्लोमेट्स और काफ़ी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्ट का भी डेवलपमेंट होने लगा। ऑलराइट गाइज, इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए हमने ये लखनऊ व्लॉग बनाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में। और अब हम आ चुके हैं लखनऊ की जान कहलाने वाले बड़े इमाम बाड़े में। बड़े इमाम बाड़े को बनवाने वाले नवाब असफुद्दौला थे। उन्होंने ही इस मस्जिद को बनवाया था। ये मस्जिद बहुत शानदार आर्किटेक्ट का नज़ारा है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये आपके सामने बड़ा इमाम बाड़े का आउटर व्यू है, जो कि अपने आप में एक शानदार नज़ारा है। और उसी के उल्टे हाथ पे बावली का कुआं है, जिसकी एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है। चलिए आगे चलिए, हम आपको सब बताएंगे। बड़े इमाम बाड़े में जाने से पहले हम आपको घुमाएंगे भूल भुलैया और बताएंगे उसके कुछ अनोखे राज। भूल भुलैया मंडे को क्लोज रहती है और इसका ओपनिंग टाइम है 6 AM to 5 PM। ऐसा माना जाता है भूल भुलैया के अंदर मोर देन 1000 एंट्री पॉइंट हैं। 4 रास्ते, 3 गलत, 1 सही। सो इसी को देखने के लिए हम भी चले गए भूल भुलैया। भूल भुलैया स्टार्टिंग बाय 45 स्टेप टेकिंग अपवर्ड्स। भूल भुलैया की दीवारें चूने से और ट्रेडिशनल पेस्ट से मिलकर बनाई गई थी, जिसके अंदर यूज़ किया गया था उड़द दाल, चूना, सुर्खी, गुड़, हनी, ट्रीगम जैसे अन्य पदार्थ को इस्तेमाल करके इसकी दीवारें को बनाया गया था, जिसके कारण यहाँ पर एक इको इफेक्ट क्रिएट हो गया।
इसके फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी अंडरग्राउंड रास्ते हैं जो दिल्ली, आगरा, फरीदाबाद को निकलते हैं। 1857 की जंग में बादशाह ने अपनी आवाम को इन्हीं रास्तों के ज़रिए बचा लिया था और ये रास्ते बंद करवा दिए थे ताकि ये ब्रिटिशर्स के हाथ ना लगे। आखिर भूल भुलैया को बनवाना क्यों पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे का राज और कहानी। जब आर्किटेक्ट कफ़ेतुल्लाह ईरानी, जो बड़े इमाम बाड़े के इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे, उन्होंने देखा कि बिल्डिंग का वजन 20 फुट दीवार होने के कारण काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी संभावना है कि ये धरती के अंदर धंस सकती है, तो आर्किटेक्ट कफ़ेतुल्लाह ईरानी ने सोचा क्यों ना हम इसकी दीवार को खोखला कर कुछ रास्ते बना दें। इन्हीं रास्तों को आज हम भूल भुलैया बोलते हैं और भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। ये कहानी थी भूल भुलैया की और ये कारण थे किस लिए भूल भुलैया बनवाई गई। आइए जानते हैं बड़ा इमाम बाड़ा क्यों बनवाया गया। ये कहानी है जब अवध के नवाब असफुद्दौला राज करते थे, उनके राज में एक बार महामारी आई जिसके कारण भुखमरी फैल गई। इस भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण किया गया। बड़े इमाम बाड़े के निर्माण में जितने भी लोग लगे उन सबको रोज़गार, अन्य उनका खाना भी मिला और बड़ा इमाम बाड़ा दिन में बनवाया जाता, रात में डुबाया जाता, जिसके कारण बड़ा इमाम बाड़े का काम लंबा चला और जब ये भुखमरी ख़त्म हुई उसके 6 साल बाद बड़ा इमाम बाड़ा बन के तैयार हो गया। आइए आपको लेके चलते हैं बड़े इमाम बाड़े के अंदर। ये बड़े इमाम बाड़े के अंदर ये सामने चित्र लगा हुआ है, ये नवाब असफुद्दौला का है। बड़े इमाम बाड़े के अंदर 3 हॉल हैं। पहले हॉल का नाम चाइना हॉल, इसकी छत चाइनीज़ ट्रे की तरह है, चाइनीज़ बर्तन की तरह है। उस टाइम के नवाब चाइनीज़ बर्तनों में खाना खाते थे क्योंकि वे चीनी के बने होते थे। चीनी के बने बर्तनों की खास बात यह होती है अगर कोई इंसान उसके अंदर जहर मिलाकर खाना दे तो वो बर्तन टूट जाते थे, इसलिए नवाब उनको इस्तेमाल करते थे। दूसरा हॉल है पर्शियन हॉल, ग्रेट पर्शियन हॉल। पर्शियन हॉल अपनी इंजीनियरिंग की वजह से पूरे एशिया में मशहूर है और इसे मशहूर करने वाला तथ्य यह है इसकी लेंथ 15 मीटर है और इसकी विड्थ 16 मीटर है और हाइट 15 मीटर, और उसके बावजूद ये बिना किसी कॉलम बीम के और बिना किसी आयरन रोड के सपोर्ट के बिना आज तक खड़ा हुआ है। पर्शियन हॉल के अंदर असफुद्दौला की कब्र भी है जिसको हॉल के बीचों बीच रखा गया है। असफुद्दौला की कब्र के पास एक नकली ताज भी रखा हुआ है जो कि उसकी कॉपी है, असली ताज लंदन में है। और तीसरा हॉल हमारा आ जाता है इंडियन हॉल जो कि खरबूजे के आकार का बनाया गया है। और उसके बाद हम अपना बड़ा इमाम बाड़ा घूम कर जाते हैं बावली के कुएं में। आइए जानते हैं बावली के कुएं के चौंका देने वाले राज। ये एक कुआं है जिसको बड़े इमाम बाड़े से पहले बनवाया गया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उसकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए ये कुआं बनवाया गया था जिसमें गोमती नदी का पानी आता था। बड़े इमाम बाड़े के पास ये कुआं बनवाया गया, इसके बराबर में एक सुंदर आकार का स्ट्रक्चर खड़ा करा गया। बावली की कुएं की खास बात जो उसे अपने आप में एक ऐतिहासिक और रचनात्मक चीज़ें दिखाती है, उसकी आर्किटेक्चर दिखाती है। आप अंदर बैठ के बाहर के लोगों को देख सकते हैं मगर बाहर के लोग आपको नहीं देख सकते। बाहर से कुएं का पानी काला दिखता है मगर अंदर बैठ के आपको कुएं के पानी के अंदर एक रिफ्लेक्शन दिखता है जिससे आप अपने दुश्मन को भाग सकते हैं। ये जो सामने आप खिड़की देख रहे हैं इससे सिपाही अपना तीर कमान से दुश्मन को मारते थे। बावली के कुएं के भी आर्किटेक्ट कफ़ेतुल्लाह ईरानी थे। बावली का कुआं घूमने के बाद हम अपना पूरा इमाम बाड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कि बड़ा इमाम बाड़ा, और बड़े इमाम बाड़े के बाद हम जाते हैं छोटे इमाम बाड़े में जो इसी के 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। इसके बीच में रूमी दरवाज़ा पड़ता है। रूमी दरवाज़ा अपने आप में एक शानदार आर्किटेक्ट की मिसाल है जिसे देखकर हमें गर्व होता है। उसके आगे चलने के बाद आपको एक क्लॉक टावर दिखाई देता है। इस घड़ी का कभी भी समय गलत नहीं होता ऐसा माना जाता है। क्लॉक टावर के बराबर में एक छोटी सी लेक बनवाई हुई है जिसके अंदर भी गोमती नदी का ही पानी आता है। वहीं पर मैंने देखा कि आज भी हमारी इस संस्कृति को, इतिहास को और आर्किटेक्ट को रीइनोवेट करा जा रहा है सरकार द्वारा, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो हमें दिखाता है कि हमारा देश कभी भी अपनी संस्कृति को भूलता नहीं।
अब हम आ गए हैं छोटे इमाम बाड़े के अंदर। छोटे इमाम बाड़े के अंदर आने के बाद आपको एक सुकून महसूस देता है। इसका स्ट्रक्चर का पूरा ही कलर वाइट है, जिससे आपकी आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा आप यहाँ आइए और आपको एक अलग ही तरह की वाइब्स मिलेंगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल यहाँ पर आकर हल्का हुआ। ऐसा लगता है जैसे आप लुक लाइक हेवन के अंदर आ गए हों, जन्नत के अंदर आ गए हों। छोटे इमाम बाड़े के अंदर बेल्जियम ग्लास के झूमर, जो कि आज भी उसी के ज़माने के लगाए हुए हैं, जो कि यहाँ के इंडियन नहीं फ़ॉरेन से मंगाए गए थे। छोटे इमाम बाड़े की अंदर की खूबसूरती को निखारने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो उस टाइम की शान के लिए लगाए गए थे। मैं आपसे कहना चाहूँगा इन झूमरों को देखने के बाद आपको एक रिच और एक रॉयलनेस फील होगी। उसके बाद हम छोटा इमाम बाड़ा घूम के हम यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जाते हैं हम लखनऊ की गलियों में और देखते हैं यहाँ के मशहूर चिकन का वर्क। मैंने सुना है यहाँ कर कपड़े के चिकन का वर्क पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो आइए चलते हैं आपको लेकर चिकन मार्केट में। कपड़ा हम लोगों का सब बाहर से आता है, अहमदाबाद है, सूरत है, बॉम्बे है। कपड़ा आने के बाद यहाँ पे हमारी कटिंग सिलाई होने के बाद इस पर ब्लॉक होते हैं सर। ये देखिए इस तरीके ब्लॉक होते हैं, इसी से डिजाइन दी जाती है। डिजाइन देने के बाद फिर उसी के ऊपर सब हाथ से कढ़ाई करते हैं। ये जो वर्क है ये चीज़ चिकन का है। कपड़ा कोई चिकन नहीं होता, कपड़ा काटन से लेके सिल्क तक होता है। मेन चीज़ वर्क, कुछ वर्क यहाँ बनता है, बाकी अपने सब सेंटर होते हैं। यहाँ से एजेंट लोग ले जाते हैं, वो कढ़ाई करा के ला के देते हैं। कपड़ों के चिकन मार्केट घूमने के बाद खाने के चिकन मार्केट क्यों ना घूमा जाए। पूरा दिन घूमने के और एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं लखनऊ के नहीं पूरे भारत के मशहूर टुंडे कबाबी के यहाँ की भी अलग ही स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप जान लो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है और यहाँ पर पूरे भारत से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ के मशहूर कबाब खाने, बिरयानी खाने। और मैं आपको बता दूँ इंडिया का कोई सा भी सेलिब्रिटी नहीं जो यहाँ पर आकर खाना ना खा के गया हो। मैं लोगों को देखता हूँ वे दुबई जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर खाना खाते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी सेलिब्रिटी दिख जाएंगे जो खाना खाने आते हैं। और आज से नहीं काफ़ी पहले से ये ख़ानदानी काम है इनका, इनके परदादा से इन्होंने शुरू किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा आई हैव नेवर ईट दिस टाइप ऑफ कबाब। इनके कबाबों का स्वाद मैं नहीं मानता किसी के पास इसका जवाब है। और चलिए कुछ खा लेते हैं, भूख तो लगी ही है। और कुछ आपको भी दिखाते हैं कैसे इनके कबाब लगते हैं, कैसे इनकी बिरयानी लगती है। तो लेट्स सी गाइस। खाने में हमने यहाँ के कबाब और बिरयानी ऑर्डर करी, जो मैंने आज तक इतनी अच्छी कबाब और बिरयानी नहीं खाई। मैं आपसे कहना चाहूँगा जब भी आप आएँ ज़रूर खाएँ। और हम फिर अपना रूम पर चले जाते हैं। राइट गाइस, पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद अब हम अपना बर्थडे बनाते हैं। मेरा बर्थडे था 17 अक्टूबर को और बर्थडे केक काटने के बाद खाने के बाद हम पूरा दिन एंजॉय करके ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। और राइट गाइस, कल का व्लॉग देखना ना भूलें क्योंकि कल दूसरे पार्ट में हम आपको जंगल सफारी, जू, ब्रिटिश रेजिडेंसी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कराएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सी माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। एंड ऑल राइट गाइस, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।